नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये रिसर्च एप्टीट्यूड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ा चुके हैं। उस लेक्चर में हमने रिसर्च की अर्थ और विशेषताएं और शोध के प्रकार और अनुसंधान के चरण और एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी रिसर्च, किस प्रकार से हम आईसीटी का उपयोग रिसर्च में करते हैं, इस पर भी डिस्कस हो चुका है। नीचे लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर है अनुसंधान प्रक्रिया के मुख्य सोपान। कौन कौन से रिसर्च में सोपान होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। नेट परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न रिसर्च प्रक्रिया से पूछे जाते हैं। अनुसंधान की प्रक्रिया 3 मानदंडों पर आधारित है। अनुसंधान का नियोजन कुछ दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। इनके आधार पर इस शोध की रूपरेखा तैयार की जाती है। यह दृष्टिकोण दोनों हो सकते हैं, ये बताया गया है, दोनों हो सकते हैं। रिसर्च में चिन्हित समस्याओं या यूं कहें कि प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए तार्किक क्रम को रिसर्च क्रियाविधि कहा जाता है। मतलब जो तार्किक क्रम एक प्रक्रिया होती है तर्क के आधार पर, उसको रिसर्च कहा जाता है। यह यथासंभव निष्पक्ष और निष्ठा होनी चाहिए। अनुसंधान में 3 चरणों को समावेशित किया जाता है। समस्याओं को चिन्हित करना, समस्याओं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए डेटा एकत्र करना, प्रश्नों का उत्तर ढूंढना। जब हम डाटा इकट्ठा करते हैं तब इन पर कुछ सांख्यिकी गणितीय गणना की जाती है, जिसको विश्लेषण कहा जाता है। फर्स्ट स्टेप है सोपान, अनुसंधान समस्याओं का सूत्रीकरण। वैज्ञानिक विधि के प्रयोग का यह पहला चरण है। वैज्ञानिक विधि का यह पहला चरण है। इस विधि का प्रयोग तत्वों की खोज और समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। पहले शोध समस्या का प्रश्न की प्रकृति जान लें तथा उसके समाधान के बारे में सोचा जा सकता है। अनुसंधान की व्यापक क्षेत्र की पहचान करना, व्यापक क्षेत्र को क्षेत्रों में विभाजित करना, अभिरुचि में क्षेत्रों का चयन करना, अनुसंधान में यह समस्या चिन्हित करना, व्यापक क्षेत्रों का निरूपण करना, उद्देश्यों का आकलन और समीक्षा करना। अनुसंधान समस्याओं का चयन करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें कुछ इस प्रकार हैं। अनुसंधानकर्ता को सरोकार एवं रुचि। सामान्यतः अनुसंधान में संसाधनों का बहुत उपयोग होता है। शोध में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए प्रेरणा स्तर को बनाए रखने के लिए हमको शोध परियोजनाओं में रुचि होना आवश्यक होता है। फर्स्ट है प्रबंधनीय परिणाम। शोध अध्ययन समय और संसाधनों के अनुरूप किया जाना चाहिए, सही बात है। अवधारणा का मापन, अवधारणाओं के संकेत, सूचना, मापन विधि आदि पूर्ण रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। विशेषज्ञता, अनुसंधान में शोध कार्य के लिए कौशल पर्याप्त स्तर आवश्यक है। नैतिक मुद्दे, अनुसंधान समस्याओं की निरूपण में सबसे पहले नैतिक मुद्दों को सोच कर रखना चाहिए। साहित्य का प्रारंभिक अवलोकन, साहित्य की समीक्षा संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया का एक विभिन्न अंग है। किसी भी शैक्षिक अनुसंधान पर कार्य करने से पूर्व शोधार्थी के लिए यह आवश्यक होता है, कोई रिसर्च स्कॉलर होता है तो उसके लिए प्रक्रिया के लिए यह आवश्यक होता है कि वे पहले अपने विषय से संबंधित साहित्य पत्रिकाओं का सर्वेक्षण करें। इसके माध्यम से शोधकर्ता स्वयं को संभावित शोध विषय के विभिन्न पहलुओं से परिचित कर पाता है। यह समीक्षा अनुसंधान समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ता को ज्ञान को बढ़ाती है। इसके द्वारा अनुसंधानकर्ता समस्या का सुचारू रूप से ध्यान केंद्रित कर पाता है। अनुसंधान क्रियाविधि में
सुधार लाने में सहायक होती है। यह अनुसंधान को निष्क्रिय की निष्ठिपूर्ण तैयार करती है, पृष्ठभूमि तैयार करती है। इस प्रक्रिया के 3 मुख्य चरण हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मौजूदा साहित्य की खोज, जो साहित्य है उसकी खोज होनी चाहिए, समीक्षा। दूसरा, थर्ड है सैद्धांतिक दृष्टिकोण विकसित करना सम्मिलित है। फर्स्ट, अवधारणा एवं चर। सत्यापन अवधारणा मूलतः प्रेरणा और अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रति सामान्यीकृत धारणा या विचार है। चरों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर वह होता है जिस पर प्रयोगकर्ता या निर्णय नियंत्रण होता है, जिसमें वह जैसा चाहे परिवर्तन कर सकता है, यानी उद्दीपन कर सकता है। आश्रित या परतंत्र चर। आश्रित वह चर होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है। आश्रित चर पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर रहते हैं। जो आश्रित होते हैं वह स्वतंत्र चर पर ही निर्भर रहते हैं, इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पहला उदाहरण देखें। यदि कोई इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करता है कि विटामिन सी किस व्यक्ति की आयु संभावना का विस्तार कर सकता है, तो इसका इस प्रयोग में विटामिन की मात्रा स्वतंत्र है। इसकी कितनी मात्रा का प्रयोग किया जाना है, यह किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इस विधि में जीवन अवधि को हम आश्रित चर अथवा स्वतंत्र चर द्वारा प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। निराश्रित चर परिश्रम घटों में मापा गया है, IQ। इस प्रकार अनुसंधान में हस्तक्षेप से और ब्रह्मचर्य भी हो सकता है। अध्ययन अभिकल्पना के आधार पर चरों को दो प्रकार के चर होते हैं अध्ययन अभिकल्पना। फर्स्ट है सक्रिय चर और सेकंड है विश्लेषण चक्र। सक्रिय चर जिसमें हेरफेर या कार्य साधन किया जाता है, किया जाता है, या फिर जिसमें नियंत्रण किया जा सकता है। सेकंड है विश्लेषण चर। लिंग, आयु, जाति आदि को बदला नहीं जा सकता, मतलब जो जेंडर होता है या कोई जाति होती है उसकी बदली नहीं जाती है। कार्य विश्लेषण। कई बार शोधार्थी बहुत ज़्यादा कार्य शोध के लिए उपयोग में लाना चाहते हैं, लेकिन इससे शोध प्रक्रिया में जानकारी इकट्ठा करने, गणना आदि में समस्या आ जाती है। मान लीजिए कि हस्तलेखन और चित्रकार में आपस में सकारात्मक संबंध है, तो शोधकर्ता यानी हम इसमें या आप इसमें से एक उपयोग में लाने के कारण विश्लेषण कहा जाता है। एक चीज़ को आप उपयोग में लाएंगे तो उसी को हम कारण या विश्लेषण कह सकते हैं। उपकल्पना सूत्रीकरण करना। हम लोग स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु हैं। जब हम किसी घटना या तत्वों का अवलोकन करते हैं तो हम मन में स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हुआ। यानी जिस घटना या वस्तु का अवलोकन करते हैं उनके बारे में व्याख्या या स्पष्टीकरण चाहते हैं, जिसमें ज्ञान तथ्य सहायक करते हैं। परंतु कुछ अवलोकनों का तथ्यों के अभाव में निरूपण नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ सिद्धांत स्थापित किए जाते हैं ताकि अप्रत्यक्ष तथ्यों का अवलोकन उपयोग प्रत्यक्ष रूप से समझने में किया जा सके, तब यह रिसर्च बन जाती है। फिर प्रदत्त के आधार पर उस शिक्षित अनुमान या समाधान को
स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसमें हमें समाधान की पृष्ठभूमि मिल जाती है। कुछ सामाजिक शोधों में परिकल्पना नहीं की जाती या वह काफ़ी देर के बाद प्रस्तावित किया जाता है। सरल भाषा में एक शोधकर्ता को समस्याओं के समाधान का पूर्व ज्ञान होता है, क्योंकि अगर पता हो तो शोध की आवश्यकता ही नहीं। उस समस्या के बारे में एक शिक्षित अनुमान लगाया जाना चाहता है, जिसको उपकल्पना कहा जाता है। उपकल्पना के मुख्य कार्य। उपकल्पना का संबंध जनसंख्या की एक से अधिक विशेषताओं से रहता है। किसी शोध के लिए उपकल्पना तैयार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पूर्ण रूप से आवश्यक नहीं है। वैध रिसर्च किसी उपकल्पना को तैयार किए बिना भी आयोजित किया जा सकता है। यह शोध अध्ययन में स्पष्टता एवं विशेषता लाते हैं तथा उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जो उपकल्पना का निर्माण होता है वह संभावित समस्या का समाधान होता है। जब कोई रिसर्च स्कॉलर किसी फील्ड में रिसर्च करने जाता है अपने टॉपिक से रिलेटेड, तो पहले वह अपने मन में धारणा बना लेता है कि मतलब हमें किस तरीके से किसी चीज़ को करना है, कहाँ से डेटा इकट्ठा करना है, क्या क्या करना है। तो ये उपकल्पना निर्माण पहले से ही कर लेता है रिसर्च स्कॉलर। उपकल्पना यह निर्देशन अभिकल्पना तैयार करने में सहायता करता है, अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। उपकल्पना के कौन कौन से प्रकार हैं? वर्णनात्मक। फर्स्ट है वर्णनात्मक। यह उपकल्पना विशेषताओं का वर्णन करने के लिए तैयार की जाती है। उदाहरण, भारत में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की वर्तमान दर यानी कि 10% है। सापेक्ष, यह दूसरों के बीच संबंध को दर्शाती है। उदाहरण, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक धन खर्च करते हैं, पैसा अधिक खर्च करते हैं। व्याख्यात्मक, इसमें दो चरणों के बीच कारण और प्रभाव के संबंध की व्याख्या की जाती है। जब वेतन में वृद्धि होती है तो खाद्य वस्तुओं पर व्यय भी वृद्धि होती है। जब वेतन में वृद्धि होती है तो ये वस्तु होती हैं, खाद्य वृद्धि होती हैं, मटेरियल कृषि के लिए उस पर भी वृद्धि होती है। सान्यता या रिक्त और विकल्प उपकल्पना की अवधारणा। इस अवधारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर R.A. फिशर ने वैज्ञानिक जांच पड़ताल के द्वारा उपकल्पना या परिकल्पना के परीक्षण के लिए किया था। शून्य उपकल्पना का सोतीकरण रिसर्च प्रक्रिया का महत्वपूर्ण सोपान है। इस प्रक्रिया के उपमान यह मानकर चलते हैं कि चरों में जिनके संबंधों का अध्ययन किया जा रहा है उनके बीच कोई संबंध नहीं है। मतलब जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं उनके बीच आपस में कोई संबंध नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। ये धारणा आम प्रचलित है कि कोचिंग से विद्यार्थियों की प्रदर्शन में सुधार या अंतर आता है। जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं उनको कोचिंग के दौरान विद्यार्थी में कितना परिवर्तन या सुधार आता है। लेकिन जब हम शून्य उपकल्पना को वर्णन करते हैं तो यह मानेंगे कि कोचिंग से पूर्व और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के प्रदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो यह शून्य परिवर्तन तभी इसको हम शून्य परिवर्तन कहते हैं या शून्य उपकल्पना कहते हैं। लेकिन शोध एक विज्ञान है। यह साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित निर्णय लेता है। प्रमाण के आधार पर साक्ष्य जुटाने के लिए हम बच्चों के प्रदर्शन के पूर्व और बाद वाले प्रदर्शन के बारे में प्रदत्त डेटा एकत्र करेंगे। यह कल्पना को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यानी कि हम इसमें रिसर्च में फैक्ट पर चीज़ों पर देखते हैं तो हम कोचिंग से पूर्व और कोचिंग के बाद विद्यार्थियों के जीवन में क्या बदलाव आया है तो उसी के आधार पर हम फैक्ट के आधार पर उपकल्पना का निर्माण करते हैं। नोट,
प्रोफेसर आर के फिशर प्रक्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत और अनुसंधान में स्थानीय नियंत्रण जैसी अवधारणाओं के मुख्य प्रवर्तक हैं। दशात्मक और गैर दशात्मक उपकल्पना। दशात्मक उपकल्पना यह कहा जा सकता है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्र छात्राओं से अधिक सक्षम और छात्रों और छात्राओं के कौशल प्रदर्शन से संबंधित अध्ययन में शून्य परिकल्पना यह होगी कि छात्र और छात्राओं के प्रदर्शन स्तर समान हैं। गैर निदात्मक उपकल्पना सिर्फ यह कहती है कि कक्षा प्रदर्शन में छात्रों और छात्राओं के बीच प्रदर्शन का अंतर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टेप 2 सोपान सेकंड है अनुसंधान अभिकल्पना तैयार करना। अनुसंधान प्रक्रिया में उपकल्पना या परिकल्पना की रूपरेखा निरूपित करने के बाद इसका अगला चरण अनुसंधान अभिकल्पना तैयार करना है। अनुसंधान अभिकल्पना किसी भी अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होती है। वस्तुतः में यह अध्ययन या अनुसंधान की आधारशिला होती है। यह आधारभूत प्रश्नों को संबंधित करने की दृष्टिकोण है, जैसे अध्यापक का कार्य क्षेत्र किस प्रकार के प्रदत्त एकत्र किए जा सकते हैं और प्रदत्त एकत्रित करने एवं उनका विश्लेषण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इसलिए अनुसंधान उपकल्पना में निम्नलिखित विचारों समावेशित किए जाते हैं। शोध अध्ययन का उद्देश्य प्रदत्त एकत्रित करने की विधि का चयन करना या जानकारी के स्रोत होना। प्रदत्त एकत्रित करने के साधन कौन कौन से हैं। प्रदत्त का गुणात्मक और मात्रात्मक रूप में विश्लेषण करना। उपकल्पना के लाभ, हाइपोथेसिस के क्या लाभ होते हैं। यह अनुसंधान के कार्यकुशल बनाता है, अनुसंधान को कार्यकुशल बनाता है। इससे संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया जाता है, जैसे समय और धन के न्यूनतम व्यय, अधिकतम सूचना प्राप्त करना। यह अभिकल्पना अनुसंधान में लचीलापन लाते हैं, इससे पूर्वाग्रह की संभावना कम होती है। यह अनुसंधान की विश्वसनीयता और निष्पक्षता बढ़ाते हैं। संपर्कों की संख्या के आधार पर अध्ययन अभिकल्प। यह अनुसंधान दो प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है पर अनुभवकीय अभिकल्प और सेकंड है अनुदैर्ध्य अभिकल्प। फर्स्ट, अनुसंधान प्रतिक्रिया के दौरान प्रदत्त एकत्र के बार ही एकत्र किए जाते हैं, जैसे ऐतिहासिक शूट इसका उदाहरण है। सेकंड, इसमें चयनित प्रदर्शन इकाइयों से जानकारी एक से अधिक बार एकत्र की जाती है। उदाहरण का संगठन का मानव संसाधन विकास कर्मचारियों के वेतन वृद्धि से पहले संतुष्टि के स्तर की प्राप्ति करना है। संदर्भ अवधि के दौरान आधार पर अध्ययन अभिकल्प। पूर्वव्यापी अध्ययन अभिकल्प यह अतीत में हुई घटना या स्थिति से संबंधित है। भावी अध्ययन या भविष्य में होने वाली घटना से संबंधित है। जांच के आधार पर अध्ययन अभिकल्प। इसे दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट, प्रयोगात्मक और सेकंड, गैर प्रयोगात्मक। यदि हम कक्षा में नई शिक्षा विधि का प्रभाव देखना चाहते हैं तो कक्षा को दो समूहों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि समूह और नियंत्रण समूह है। फर्स्ट है प्रयोग समूह। इस समूह में नई विधियों प्रयोग में लाई जाती हैं, उसे प्रयोगात्मक समूह कहते हैं। नियंत्रण समूह, जिसकी इकाइयों पर केवल परंपरागत विधि ही अपनाई जाती है, उसे नियंत्रण समूह कहते हैं। गैर प्रयोगात्मक, यह एक पूर्वव्यापी अध्ययन है कि कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ महत्व
प्रयोगात्मक अध्ययन इस प्रकार के हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, अनुसंधान जिसका लक्ष्य किसी तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है, अर्थात जहाँ समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसके समाधान के लिए किए गए शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। सशस्त्र अध्ययन, यह एक प्रकार का चिकित्सा अनुसंधान है जो रोग कारणों की जांच करता है। स्टेप 3, प्रदत्त संग्रह उपक्रम विकसित करना। प्रदत्त को तथ्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए एकत्रित की जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है। प्रदत्त के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। प्रदत्त उपकल्पनात्मक चरों के बारे में तथ्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह डेटा के निष्कर्ष उपकल्पना अनुरूप है तो शून्य उपकल्पना को स्वीकार किया जाता है। यह डेटा उपकल्पना के अनुरूप नहीं है तो उपकल्पना को स्वीकृत कर दिया जाता है। डाटा को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राथमिक एवं सेकेंडरी, वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक। अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। वैज्ञानिक शोध में अवलोकन शब्द का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। यह विधि व्यावहारिक विज्ञान में प्रयोग की जाती है। इसमें प्रतिभागियों के साक्षात्कार के बिना जांचकर्ता को स्वयं की अवलोकन या के माध्यम से जानकारी एकत्र की जाती है। प्रकार, संरचित्र अवलोकन, इसका प्रयोग वर्णनात्मक अनुसंधान में किया जाता है। असंचित्र अवलोकन, इसका उपयोग समन्वयी अनुसंधान में किया जाता है। प्रतिभागी अवलोकन गुणात्मक अनुसंधान है। इसमें शोधकर्ता न केवल अनुसंधान प्रतिभागियों की गतिविधियों को प्रत्यक्ष रूप से देखता है बल्कि अनुसंधान प्रतिभागियों के बाद तरह समावेश हो जाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। वैधता, क्योंकि जानकारी एकत्र की जानी चाहिए। अंतर्दृष्टि, शोधकर्ता को यह जानकारी मिल जाती है कि जो बाहरी व्यक्तियों को नहीं मिल पाती। लचीलापन, जानकारी प्राप्त करने के लिए स्थिति के अनुरूप ढाला जाता है। सर्वेक्षण विधि, सर्वेक्षण विधि, अवलोकन विधि सर्वेक्षण विधि की पूरक है जिसमें शोधकर्ता किसी विशेष स्थान पर जाकर कुछ अवस्थाओं या परिस्थितियों से संबंधित सही सूचनाओं का आकलन करता है। जैसे स्कूल का सर्वे। यह विधि दो प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट है संचित्र सर्वेक्षण, इसमें लोगों से जानकारी प्राप्त करने हेतु प्रश्नों की सूची बनाई जाती है। सेकंड है असंचित्र सर्वेक्षण, इसमें शोधकर्ता को लचीलापन मिल जाता है यानी कि ढील मिल जाती है कि लोगों से जानकारी प्राप्त कैसे की जाए। सर्वेक्षण विधि के लाभ, कौन कौन से लाभ होते हैं? यह अवलोकन विधि की तुलना में कम खर्चीली होती है। इस विधि के द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। सीमाएं, लिमिटेशन देखेंगे। इसमें गोपनीयता की समस्या होती है। यह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त भी हो सकती है। संपर्क विधि, जानकारी मुख्यतः तमामी टेलीफोन एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा एकत्र की जाती है। डाक प्रश्नावली, इसमें प्रश्नावली डाक से प्रतिवादी तक भेजी जाती है यानी कि डाक द्वारा दूसरे व्यक्ति तक प्रश्नावली को भेजा जाता है। लाभ, इसमें प्रत्येक प्रतिभागी से कम लागत पर अधिक जानकारी प्राप्त होती है क्योंकि डाक द्वारा जब कोई चीज़ भेजी जाती है तो इसमें शोधकर्ता को भी मदद मिलती है, पैसे कम खर्च होते हैं और डाक द्वारा ही वह वापस भेज दी जाती है। प्रश्न सूचक जो प्रश्न भरता है उसको वह भी वापस भेज देता है। यह प्रतिभागियों के लिए उत्तर देने में सुविधाजनक भी होती है। बहुत सही। हानि क्या है, क्या क्या नुकसान है इसके? यह
लचीलापन नहीं होती है, इसमें प्रतिक्रिया काफ़ी समय बाद प्राप्त होती है। यानी कि जो एक रिसर्च स्कॉलर जब प्रश्नावली को भेजता है तो वापस कब तक आए इसमें समय लगता है। इस साक्षात्कार में लचीलापन होता है। इसका उपयोग विचारों एवं अनुभव का आदान प्रदान होता है। साक्षात्कार प्रतिभागी का ध्यान आकर्षण करता है। इस उपयोग प्रश्नावली में उपयोग नहीं किया जाता है। प्रश्नावली सर्वेक्षण यह सूचना प्राप्त करने की अत्यधिक प्रचलित साधारण विधि है। इसके अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित प्रश्नों को समझ विकसित की जाती है। इसमें प्रतिभागी को प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप से में देना होता है। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है लेक्चर, और नेक्स्ट वीडियो में हम अनुसंधान के स्टेप 4 पर बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जियो दिल से।